351 तक कवर कर चुके थे, राइट। मैंने आपको सेक्शन 351 में कुछ इलस्ट्रेशंस पढ़ने को कहा था और असॉल्ट क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए असॉल्ट के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 352, दैट इज पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब आप एक चीज समझना, क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको अलग बताई थी जो कि सेक्शन 350 में थी। असॉल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको अलग बताई थी, सेक्शन 351 में थी। असॉल्ट के अंदर आप सिर्फ अपना कोई जेस्चर या कोई प्रिपरेशन सामने वाले को दिखाते हो, सामने वाले को ये अप्रीहेंशन होता है कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। जरूरी नहीं है कि आप सब सामने वाले पे हमला कर दोगे तभी असॉल्ट कहलाएगा। अब सेक्शन 352 जो है, अब इसमें भी देखो एक बाइफर्केशन है। आप अगर किसी पे क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो या आप किसी पे असॉल्ट कर रहे हो, आप किसी पे हमला कर रहे हो, तो दो कारण हो सकते हैं। पहला, आप बेवजह कर रहे हो। बेवजह करने का मतलब होता है कि आपकी उससे कुछ दुश्मनी वगैरह होगी आपस में, तो आप कर रहे हो, यानी उसने आपको प्रोवोक नहीं किया, यानी आप विदाउट ग्रेव प्रोवोकेशन पे कर रहे हो। और एक कारण ये हो सकता है कि सामने वाला आपको उकसा रहा है, तो आपने ग्रेव प्रोवोकेशन पे उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज किया या आपने उस पर ग्रेव प्रोवोकेशन पे असॉल्ट किया। तो सेक्शन 352 जो पनिशमेंट हमें बताता है, बेसिकली सेक्शन 352 टेल्स पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। इट डज नॉट टॉक अबाउट ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी यहां पे हम ग्रेव प्रोवोकेशन पे नहीं कर रहे, ठीक है। दिस सेक्शन प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स व्हेन देयर आर नो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस। Section 352 constitutes a minor offense in relation to Section 354 IPC. यहाँ पे एक सेक्शन 354 भी आएगा अभी इसके बाद, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। वो थोड़ा ज्यादा सीरियस ऑफेंस है और ये सेक्शन 352 इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। अब इसमें एक चीज लिखिए कि grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offense under this section. इस सेक्शन के अंदर अगर आप किसी पे असॉल्ट करते हो, आप किसी पर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो, तो अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पे करोगे तो आपका ऑफेंस थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस होता है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस मतलब कि एक ऐसे सर्कमस्टेंस, ऐसी परिस्थितियां जो आपके ऑफेंस को थोड़ा कम सीरियस बना देती है। जैसे आप किसी को, अगर आप किसी पे क्रिमिनल फोर्स यूज करो और आप किसी पे ग्रेव प्रोवोकेशन के बाद क्रिमिनल फोर्स यूज करो, तो इन दोनों में से ज्यादा सीरियस वाला ऑफेंस कौन सा है? जब आप ग्रेव प्रोवोकेशन पे सामने वाले पे क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एक ग्राउंड होता है कि अरे इनने तो मुझे उकसाया था इसलिए मैंने किया। पर ग्रेव प्रोवोकेशन की भी कुछ चीजें होती है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो प्रोवोकेशन आप में आया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोवोकेशन आपने खुद वॉलंटरी अपने आप से ले लिया, आप खुद उससे अपने आप को उकसा रहे हो, सामने वाला तो कुछ कर नहीं रहा है। या सामने वाला व्यक्ति लॉफुल चीज कर रहा था तो आप उसकी लॉफुल चीज से ही प्रोवोक हो गए। या सामने वाला तो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, आप उसको प्राइवेट डिफेंस से प्रोवोक हो गए। तो प्रोवोकेशन कैसे हुआ है वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं, इसको याद कर लेना आप लोग। इफ प्रोवोकेशन इज सॉट वॉलंटरीली, if provocation is given by anything done in obedience to law or by a public servant or in the lawful exercise of the public servant, if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of right of private defense, वो जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन होता है वो इनमें से फॉल नहीं करना चाहिए, वरना उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं माना जाता। और कोई प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन था या नहीं था, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इसको कोर्ट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। और यहां पे जो आपकी पनिशमेंट है वो 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है,
₹500 तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा सेक्शन 352 के पनिशमेंट। अब आ रही है सेक्शन 353। सेक्शन 353 टॉक्स अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो सबका अलग अलग पर्पस है, हर एक सेक्शन का अलग पर्पस है। इसका पिछला सेक्शन जो था वो भी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करने का था, बट वहां पे आपका कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं था, वहां पे आपका कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं था। लेकिन इस सेक्शन में जो आपका इंटेंशन है वो एक पर्टिकुलर है, और वो क्या कि यहाँ पे आप असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए यूज कर रहे हो। कोई पब्लिक सर्वेंट है हु इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एंड यू आर यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू डिटर दैट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। आप उसको उसकी ड्यूटी नहीं करने देना चाहते। तो whoever assault or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty, or with the intent to prevent or deter that person from discharging his duty, or in the consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty, वो अपनी पब्लिक सर्वेंट होने की हैसियत से जो ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहा है, या वो जो ड्यूटी परफॉर्म करने वाला है, या वो जो ड्यूटी परफॉर्म करने का अटेम्प्ट कर रहा है, आप उसे वो नहीं करने देने के पर्पज से, आप उसे वो नहीं करने देने के इंटेंशन से उस पर असॉल्ट कर रहे हो या उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, तो आप सेक्शन 353 में पनिश किए जाओगे। Where the accused resisted a police of public officer who attempted to search a house in the absence of a proper written order authorizing him to do so, he was held to have committed no offense under this section. अब देखो यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसर होता है ना, उस पे भी थोड़े से कुछ ड्यूटीज लगाई जाती है। एक पब्लिक ऑफिसर आपके घर में आया और आपके घर की तलाशी लेने लगा। ठीक है, एक पब्लिक ऑफिसर आपके घर आया, आपके घर की तलाशी लेने लगा, जबकि उसके पास कोई प्रॉपर रिटर्न ऑर्डर नहीं था आपके घर की तलाशी लेने का। कोई प्रॉपर रिटर्न ऑर्डर उसने आपको नहीं दिखाया जिसमें ये लिखा हो कि वो आपके घर की तलाशी लेने के लिए एलिजिबल है, या वो आपके घर की तलाशी लेने के लिए एम्पावर्ड है। ऐसा कोई ऑर्डर उसने नहीं दिखाया। तो भाई जब वो ऐसा कोई ऑर्डर आपको दिखा नहीं रहा है, कोई भी काम अगर पब्लिक ऑफिसर करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है, तो उसके पास कुछ रिटर्न अथॉरिटी होती है, कुछ प्रूफ होता है, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो आपने उसको रजिस्ट कर दिया। आपने उसको रजिस्ट करने के लिए क्रिमिनल फोर्स यूज कर लिया, तो आपने इस सेक्शन में कोई ऑफेंस नहीं किया। आपने इस सेक्शन में कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो वो पब्लिक सर्वेंट था, माना वो पब्लिक सर्वेंट था, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा, माना कर रहा होगा, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दिखाया ना उसने आपको कि वो अपनी ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है वो लॉफुल ड्यूटी है। क्योंकि यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट होता है कि लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करेगा अगर पब्लिक सर्वेंट, तो ही ये सेक्शन लागू होगा। अगर वो कोई अनलॉफुल चीज करेगा तो फिर आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो, आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकते हो, आप सेक्शन 353 में लाइबल नहीं रहोगे। अच्छा, आपने कुछ दिनों पहले सेक्शन 186 पढ़ा था। सेक्शन 186 हमने पढ़ा था। जरा बेयर एक्ट के पन्ने पीछे पलटाओ और सेक्शन 186 पे जाओ और देखो सेक्शन 186 में क्या दिया था। वहां दिया था ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। एक पब्लिक सर्वेंट अपने पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो सेक्शन 186 में आपको पनिश किया जाता है, जिसमें आपको 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट था, 500 रुपीज तक का फाइन था, और दोनों भी लगाए जा सकते थे। तब वहां पे भी हम पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस कि दोनों के इंग्रेडिएंट बिल्कुल अलग है। दूसरा
सेक्शन 353 जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन 186 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, 186 में हम सिर्फ उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, पब्लिक सर्वेंट को। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब उसके रास्ते में आ जाना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट। लेकिन इस सेक्शन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन तो करते ही है, बट साथ में क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट भी हम उस पर यूज करते हैं। और सेक्शन 186 चैप्टर 10 में था, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी कहलाता है। बट ये सेक्शन चैप्टर 16 में है, जो कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। तो वहां पे हम उस पब्लिक सर्वेंट पे अटैक नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम पब्लिक सर्वेंट पे अटैक कर रहे थे। और इसीलिए यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ज्यादा है, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, और दोनों भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 years तक इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। दिस वाज सेक्शन 353। चलिए अब आइए सेक्शन 354 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन with intent to outrage her modesty. Assault or criminal force to a woman with intent to outrage her modesty बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो हमला या जो आपराधिक बल यानी कि क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है, वो एक वुमन पे किया जा रहा है। और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन कि वो एक वुमन पे किया जा रहा है। मतलब ये सेक्शन स्पेसिफिकली वुमन पे एप्लीकेबल होता है। मतलब यहाँ पे विक्टिम हमेशा वुमन रहेगी। और वुमन पे सिर्फ असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स ही नहीं, इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि उनकी लज्जा भंग की जा सके। आउटरेज हर मॉडेस्टी। आउटरेज हर मॉडेस्टी का मतलब होता है कि उनकी जो एक मॉडेस्टी होती है, जो उनकी डिसेंसी होती है, उसको आउटरेज किया जा सके, उसको भंग किया जा सके, उसको खराब किया जा सके। बेसिकली ये सेक्शन इसलिए यहाँ पे इंसर्ट किया गया है टू सेफगार्ड द पब्लिक मॉरलिटी एंड अ डिसेंट बिहेवियर। एक पब्लिक मॉरलिटी होती है, डिसेंट बिहेवियर होता है वुमन के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर उनकी की जाती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। ठीक है, तो उस कारण से ये सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट किया। अच्छा, पहले तक वुमन की मॉडेस्टी को लेके यहाँ पे कोई इंडिया में ऐसा स्पेसिफिक कानून नहीं था, ना ही किसी पिनल कोड के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसे बने हुए थे जिससे लगे कि हाँ, वुमन की मॉडेस्टी एक गंभीर किस्म का अपराध बन सकता है। अगर कोई छेड़छाड़ करे तो वो एक सीरियस ऑफेंस बन सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट के 2 केस आए थे, एक 1997 में और एक 1999 में। एक केस का नाम तो काफी अच्छे से सुना होगा आपने, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1997, जिसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। और एक केस अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा, AIR 1999। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉमन कंक्लूजन निकाला that the offense relating to modesty of woman cannot be treated as trivial। अच्छा, वैसे तो इन दोनों ही केसेस में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैं आपको जिस लाइट में बता रहा हूँ ना, तो उसमें सिर्फ ये समझो कि वुमन की मॉडेस्टी को ट्रिवियल ऑफेंस नहीं माना गया। यानी कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो किसी वुमन की डिसेंसी को, उसकी मॉरलिटी को, उसकी मॉडेस्टी को भंग करे, उसको एक ट्रिवियल ऑफेंस नहीं माना जा सकता, वो एक सीरियस ऑफेंस होता है। उसके बाद सेक्शन 354 में what is more important, what is the ingredient? Mere knowledge that the modesty of a woman is likely to be outraged is sufficient without any deliberate intention of such outrage। यहाँ पे कोई डेलिबरेट इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए कि आप उस वुमन की मॉडेस्टी को आउटरेज करना ही चाहते हो, ये जरूरी नहीं। आप जो एक्ट कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज है कि उस एक्ट से वुमन की मॉडेस्टी आउटरेज हो सकती है, तो आपने सेक्शन 354 का ऑफेंस कर दिया। मतलब एक चीज होती है ना, एक होता है इंटेंशन और एक होता है नॉलेज। तो यहाँ पे सेक्शन 354 के लिए कोई डेलिबरेट इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट हियर इज द नॉलेज कि आप जो एक्ट कर रहे हो, उस एक्ट से क्या किसी वुमन की मॉडेस्टी
आउटरीच हो रही है, किसी वुमन की लज्जा भंग हो रही है, अगर आपको आपके एक्ट से उस चीज का नॉलेज है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इट इज लाइकली टू बी आउटरीच, दैट इज सफिशिएंट। आपने सेक्शन 354 का ऑफेंस कर दिया। अच्छा, व्हाट इज मॉडेस्टी, इसको पिनल कोड में डिफाइन नहीं किया। किन चीजों से वुमन की मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है, किन से नहीं हो सकती, इसको पिनल कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। बट इसको इस तरह से देखा जाता है, उनके जेंडर के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। ठीक है, चलो इंग्रेडिएंट देख लो यहाँ पे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, दैट द पर्सन असॉल्टेड मस्ट बी वुमन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये सेक्शन सिर्फ वुमन पे एप्लीकेबल है, तो पहला इंग्रेडिएंट यही है कि जिसपे हमला हो रहा है, जिसपे क्रिमिनल फोर्स यूज हो रहा है, वो एक वुमन होना चाहिए। दूसरा, एक्यूज्ड ने उस वुमन पे क्रिमिनल फोर्स यूज किया है इस इंटेंशन से कि उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा सके। यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स इंटेंडिंग देयरबाय टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। तीसरा, what constitute an outrage to a female modesty is nowhere defined. The essence of a woman's modesty is her gender. इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, एक्ट ऑफ पुलिंग अ वुमन, रिमूविंग हर ड्रेस, coupled with a request for sexual intercourse, all these things are included in outrage to the modesty of woman. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप समझ पाओ कि ऐसी क्या चीजें होती है जिससे समझोगे कि वुमन की मॉडेस्टी आउटरीच हो रही है। Knowledge that modesty is likely to be outrage is sufficient to constitute the offense without any deliberate intention of having such outrage alone for its object. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंटेंशन भले ही ना हो, कोई डेलिबरेट इंटेंशन ना हो आपके पार्ट पे, बट नॉलेज तो है ना कि जो एक्ट आप कर रहे हो उससे वुमन की मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है, दैट इज सफिशिएंट। इस केस का नाम था अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2004। तो ये चीज आप याद रखो। उसके बाद एक बहुत लैंडमार्क केस था 1967 का, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने ये क्वेश्चन कंसीडर किया था कि क्या किसी फीमेल चाइल्ड जिसकी एज 7.5 मंथ है, 7 year and half month, 7.5 साल, क्या उस फीमेल की भी मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है? और मेजोरिटी का व्यू था कि हाँ हो सकती है, मतलब 7.5 साल की फीमेल की भी मॉडेस्टी आउटरीच हो सकती है। तो अब इस चीज से आप समझ लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडेस्टी विद रिस्पेक्ट टू अ वुमन। एक फीमेल चाइल्ड जिसकी एज 7.5 साल है, उसकी भी मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा सकता है। तो बेसिकली मॉडेस्टी वर्ड जो है ना, वो जेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है, अगर वुमन ने अपनी कंसेंट दे रखी है, इफ वुमन इज अ कंसेंटिंग पार्टी, यानी जो एक्ट वुमन के साथ किया जा रहा है वुमन ने खुद उस पर अपनी कंसेंट दे रखी है, वो कंसेंट से कर रही है, देन देयर कैन नॉट बी एनी आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी। वहां पे किसी तरह की मॉडेस्टी आउटरेज नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज वुमन ने खुद कंसेंट दी है। और यहाँ पे आउटरेजिंग मॉडेस्टी वाली चीज विदाउट कंसेंट होती है। ठीक है, द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड इनडिसेंट असॉल्ट इज नॉट ओनली थिन बट इज प्रैक्टिकली इनविजिबल। देखिए, आउटरेजिंग मॉडेस्टी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, रिमूविंग हर ड्रेस कपल्ड विद अ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, एक तो ये, और एक हुआ अटेम्प्ट टू कमिट रेप, मतलब रेप सक्सेसफुल नहीं हुआ बट अटेम्प्ट उसका हुआ। अब आप देखो, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन के अंदर भी कुछ एक्ट ऐसे हैं जो फॉल करेंगे, और उन्हीं एक्ट को अगर ध्यान से देखें तो वो अटेम्प्ट टू कमिट रेप में भी कंसीडर किए जा सकते हैं। तो अटेम्प्ट टू कमिट रेप और ये इंडिसेंट असॉल्ट यानी कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, इतनी थिन लाइन है इसकी, जिसको हम एकदम इनविजिबल लाइन है, हम समझ नहीं सकते कि कौन सा एक्ट अटेम्प्ट टू रेप में जाएगा और कौन सा एक्ट इंडिसेंट असॉल्ट में जाएगा। इसको इनडिसेंट असॉल्ट भी कहा जाता है। और 2013 के पहले इस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट थी वो थोड़ी कम थी, बट 2013 के अमेंडमेंट, जो 2013 का अमेंडमेंट हुआ, जो वुमन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक मिनिमम सेंटेंस भी लगा दिया गया और एक मैक्सिमम सेंटेंस तो जो लगाते हैं वो लगाते हैं। यहाँ पे मिनिमम सेंटेंस कर दिया 1 year, यानी imprisonment shall not be less than 1 year. Imprisonment shall not be less than 1 year, but it may extend to 5 years plus fine.
मतलब मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 1 साल का है, मैक्सिमम 5 साल का है, साथ में फाइन भी लगाया जाए। अब ये नॉन कंपाउंडेबल बन गया। 2009 से ये ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल बन गया है। 2009 के पहले ये ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता था। जिस वुमन पे हमला हुआ है वो वुमन कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडिंग करवा सकती थी, बट अब ये नॉन कंपाउंडेबल बना दिया। अब आ जाइए सेक्शन 354 ए में। सेक्शन 354 ए कहता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ये सेक्शन इनिशियली आईपीसी में प्रेजेंट नहीं था। दिस न्यू प्रोविजन हैज इट्स ओरिजिन इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वाज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस डीलिंग विद द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये विशाखा वाला केस आप पढ़ना कभी, विशाखा गाइडलाइन कभी पढ़ना। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें दी है। इनफैक्ट पूरा का पूरा एक्ट पास करवा दिया था इस केस ने, जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये सेक्शन भी इसी केस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, बट काफी दिन बाद 1997 में गाइडलाइन दी थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन 1997 में दी थी, बट हमारे लेजिस्लेचर वालों ने 2013 में 2013 में ये सेक्शन इंसर्ट किए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये 4 एक्ट इस सेक्शन के अंदर मेंशन किया है। अगर कोई भी मैन अगर ये एक्ट करता है तो वो सेक्शन 354 ए के अंदर ऑफेंस कर रहा है। और वो एक्ट क्या है? फिजिकल कॉन्टेक्ट, एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, a demand or request for sexual favors, showing pornography against the will of a woman, और making a sexually colored remark। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप समझ जाओगे, इसको कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट इसमें सजा का थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर के जो 3 ऑफेंसेस, उसमें सजा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 3 साल तक का हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। बट जो आखिरी का ऑफेंस है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, इसमें इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक का हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो ये 2 टाइप की सजा है, इसमें याद रखना। फिर आप आओ सेक्शन 354 बी पे। सेक्शन 354 बी टॉक्स अबाउट असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब, विद इंटेंट टू डिसरोब। अब देखो, ये एक सेक्शन पढ़ा 354, उसमें था असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन अ वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, और यहां पे है विद इंटेंट टू डिसरोब। ये देखो थोड़ा ज्यादा गंभीर ऑफेंस। अच्छा, ये सेक्शन को ऐड नहीं करना था, बट मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसने एक सेक्शन ऐड किया 354 ए। ओरिजिनल सेक्शन 354 के बाद उसने एक सेक्शन इंसर्ट किया 354 ए, मध्य प्रदेश ने। वो सेक्शन यही कहता है, सेक्शन 354 ए जो था उसका वो यही था, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब हर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि जब उस स्टेट ने सेक्शन 354 ए ऐड कर दिया। अच्छा, अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था? मध्य प्रदेश में ये हो रहा था कि 354 ए तो उन्होंने ऐड कर रखा है, एक 354 ए, जबकि हमारे आईपीसी में ऑलरेडी भी प्रेजेंट है। तो दो दो 354 ए हो गए उनके, एक उनका खुद का वाला और एक अपना ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारे पार्लियामेंट ने भी सोचा कि बोले वैसे उनका सेक्शन अच्छा है तो हम भी ये प्रोविजन अपने ओरिजिनल बेयर एक्ट में ऐड कर देते हैं। तो इन्होंने उसको 354 बी नंबर पे ऐड कर दिया। तो ये किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं इंसर्ट हुआ है, ये एक स्टेट अमेंडमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से इन्फ्लुएंस होकर किया गया है। इसके अकॉर्डिंग एनी मैन who assault or use criminal force to a woman or abet such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked। डिसरोबिंग का मतलब एक तरह से कपड़े उतारने की आप इसको बात कह सकते हो, इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड। तो इसको एक सीरियस ऑफेंस माना गया। और जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल का है, मैक्सिमम जो है वो 7 साल तक का है, प्लस फाइन भी लगाया जाएगा। आप देख लो कितना
गंभीर ऑफेंसेस को माना है कि मिनिमम 3 साल की सजा रखी है, मैक्सिमम 7 साल की रखी है, जबकि सेक्शन 354 में जहां पे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी की बात थी वहां पे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 1 साल था और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 5 साल। यहाँ मिनिमम 3, मैक्सिमम 7, मतलब 2 साल मिनिमम में बढ़ा दिया और 2 साल मैक्सिमम में बढ़ा दिया। चलिए ये भी हो गया। अब आइए सेक्शन 354C पे। ये सेक्शन 354C का क्वेश्चन इस बार एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन में आया था और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 354C टॉक्स अबाउट वॉयरिज्म। वॉयरिज्म एक नया प्रोविजन है, देखो एबीसीडी वाले ना सब नए नए। दिस वॉयरिज्म इज अ न्यू प्रोविजन which is based on the suggestion of Justice J.S. Verma Committee, which was constituted after the Nirbhaya gang rape case. 2012 में निर्भया रेप इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद आईपीसी को और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, वुमन के अगेंस्ट ऑफेंसेस को और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी बैठी थी, जिनकी रिकमेंडेशन पे काफी सारे अमेंडमेंट किए गए थे। वॉयरिज्म नाम का जो ऑफेंस है वो भी जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे ही इंसर्ट किया गया था। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन आइदर वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज, इफ अ पर्सन आइदर वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, कोई वुमन अगर किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज्ड है, यानी कोई वुमन कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है और अगर कोई पर्सन उसे देखता है या उसकी इमेज कैप्चर करता है, ठीक है, इन सर्कमस्टेंसेस, यानी परिस्थितियां ऐसी है where she would usually have the expectation that either not being observed by the perpetrator or not being observed by any other person at the behest of the perpetrator। मतलब एक वुमन कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है, सबसे पहली इंग्रेडिएंट इसकी ये होगी कि एक वुमन कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है। उस प्राइवेट एक्ट में वुमन की इंटेंशन क्या है, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है उस वुमन की कि वो जो एक्ट कर रही है उसको कोई देखे ना, ठीक है, या तो कोई उसको देखे ना और किसी को दिखाए भी ना, मतलब दोनों ही चीजें हैं उसमें। अब देखेगा ही नहीं तो दिखाएगा कैसे, मतलब वो वाली चीज है, बट फिर भी दोनों लिखते हैं लॉ वाले, एकदम हर एक पॉइंट लिखते हैं ना। एक वुमन प्राइवेट एक्ट कर रही है, वहां पे उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कोई उन्हें ऑब्जर्व ना करे, कोई उन्हें देखे नहीं, बट फिर भी कोई व्यक्ति उसको देखता है या फिर उसकी इमेज कैप्चर करता है। मतलब देखेगा तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, इमेज कैप्चर करेगा तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो वो व्यक्ति वॉयरिज्म का ऑफेंस करा, उसने सेक्शन 354C का ऑफेंस किया है। अभी यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि अ वुमन इज टेकिंग बाथ एंड अ पर्सन इज कैप्चरिंग द इमेज, विच ऑफेंस इज दैट पर्सन कमिटिंग, तो उसका आंसर था वॉयरिज्म। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इसमें भी कंसेंट की एक बात होती है। अगर मान लो विक्टिम ने कंसेंट दी है कि तुम इमेज कैप्चर कर सकते हो और देख भी सकते हो, किसी वुमन ने ये कंसेंट दे दी है अपने प्राइवेट एक्ट में किसी पर्सन को कि यू कैन सी, यू कैन कैप्चर द इमेज, बट नॉट देयर डिसएमिनेशन टू थर्ड पर्सन, बट किसी थर्ड पर्सन को तुम वो नहीं दिखाओगे। जिसको परमिशन दिए, जिसको कंसेंट दिए, सिर्फ वही देखेगा, सिर्फ वही इमेज कैप्चर करेगा, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखा सकता। तो वो व्यक्ति अगर खुद देखेगा तो वॉयरिज्म का ऑफेंस नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति अगर खुद इमेज कैप्चर करेगा तो वॉयरिज्म का ऑफेंस नहीं कर रहा है। लेकिन वो व्यक्ति अगर उस इमेज को या उस एक्ट को डिसएमिनेट कर देता है, चार और लोगों को दिखाता है, तो वो जो डिसएमिनेशन है उसको वॉयरिज्म का ऑफेंस माना जाएगा। मतलब यहाँ पे भी कंसेंट मैटर करती है। पनिशमेंट की बात करोगे तो फर्स्ट कॉन्विक्शन पे और सेकंड कॉन्विक्शन और सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन पे अलग अलग पनिशमेंट है। मतलब पहली बार अगर आपने वॉयरिज्म का ऑफेंस किया है तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट आपका 1 साल हो सकता है, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट आपका 3 साल हो सकता है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी बार आप करे या आपने दूसरी तीसरी चौथी बार कभी ये ऑफेंस किया तो अगली बार आपका जो मिनिमम इंप्रिजनमेंट है वो 3 साल का हो जाएगा और मैक्सिमम जो है वो 7 साल प्लस फाइन। तो याद रखना, इंप्रिजनमेंट याद करना यहाँ पे बिल्कुल भी टफ नहीं है। 354 में भी आपने मिनिमम 1 साल देखा था, मैक्सिमम 3 साल देखा था। फिर 354B में मिनिमम 3 साल देख लिया, मैक्सिमम 7 साल देख लिया। वो दोनों ही ऑफेंस यहाँ पे, दोनों की पनिशमेंट यहाँ पे एक साथ देखी। तो ये वॉयरिज्म कहलाता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप इस सेक्शन का देख लेना कि प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या होता है ना। प्राइवेट एक्ट का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दिया है, उसको आप पढ़ लेना, इजी है।
फिर आप आ जाओ सेक्शन 354D पे, जिसको हम कहते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग इसको कहा जाता है 354D। ये भी 2013 में ही इंसर्ट किया गया था। ये सब जस्टिस JS वर्मा कमेटी यानी कि निर्भया रेप केस के बाद ही ये सारे ऑफेंसेस आए थे। इसमें क्या होता है, if a man follows a woman and contacts or attempts to contact such woman, monitor the use by a woman of the internet, email, or any other form of electronic communication, or watches or spies on a person to foster the personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman। देखो, ये स्टॉकिंग ऑफेंस ऐसा है जिसको हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं या बहुत बार होता हुआ भी देखते हैं, और कई बार तो हम इसको देख के चुप भी रहते हैं कि ठीक है यार, जबकि ये बहुत ही गंभीर ऑफेंस है। इसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर दूसरी बार किया तो 5 साल तक की हो सकती है, और हम इसको सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, हम स्टॉकिंग का मतलब तो समझते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो उसको स्टॉकिंग बोलेंगे, लेकिन उसके कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें और होती है, क्या क्या नहीं होती, वो हम कभी IPC से पढ़ते ही नहीं। अभी आप देखना, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा स्टॉकिंग के अंदर। एक मैन अगर एक वुमन को फॉलो करता है, अच्छा सिर्फ फॉलो नहीं करता, फॉलो करने के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या कांटेक्ट करने का अटेम्प्ट करता है, तो वो स्टॉकिंग करता है। ये सबसे कॉमन है जो हम भी जानते हैं कि एक मैन एक वुमन को फॉलो करके उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको स्टॉकिंग कहते हैं। बट ये कंप्लीट नहीं है, अभी और भी चीजें। उस वुमन को आप मॉनिटर कर रहे हो कि वो इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल करती है, यानी वो इंटरनेट पे क्या करती है, फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, क्या करती है वो इंटरनेट पे, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। वो कहाँ ईमेल भेजती है, किसको ईमेल भेजती है, किसको मैसेज करती है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो अगर किसी से करती है तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। इसको भी स्टॉकिंग कहा जाता है। एक वुमन कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, ईमेल का इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है, यू आर मॉनिटरिंग द यूज ऑफ सच थिंग्स बाय दैट वुमन, तो उसको भी स्टॉकिंग कहा जाता है। और तीसरा, आप किसी वुमन को वॉच कर रहे हो या स्पाई कर रहे हो। स्पाई करने का मतलब चुपचाप से फॉलो करना, चुपचाप से उसको ऑब्जर्व करना कि वो दिन भर में क्या करती है, कहाँ करती है, कैसे जाती है, कहाँ जाती है, ये सब भी स्टॉकिंग के अंदर आता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई है, ये क्यों की जा रही है? जस्ट टू फॉस्टर द पर्सनल इंटरेक्शन। जो एक्यूज ये चीज कर रहा है, यानी जो मैन ये चीज कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज ही वांटेड टू हैव सम पर्सनल इंटरेक्शन विद दैट वुमन। और तीसरी चीज, कभी एक आध बार अगर आप ये करते हुए पकड़ा गए, कभी एक आध बार आप उस वुमन के द्वारा पकड़ा गया ये करते हुए, और उस वुमन ने ये इंडिकेशन आपको दे दिया कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, डोंट फॉलो, दैट इज कॉल्ड अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय द वुमन, उसके बाद भी आपने एक किया, देन इट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। तो आप देखो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए यहाँ पे। फॉलो करना वुमन को, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कांटेक्ट करने की कोशिश करना, इंटरनेट को मॉनिटर करना, ईमेल को मॉनिटर करना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना, वॉच करना, स्पाई करना, पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, और क्लियर इंडिकेशन के बाद कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। अच्छा, इसमें भी एक चीज, जो मैन स्टॉकिंग कर रहा है, अगर वो ये प्रूव कर दे, अगर वो इनमें से 3 चीजों में से कोई सी एक चीज भी प्रूव कर दे जो मैंने लिखी है, तो उसको स्टॉकिंग नहीं कहेंगे। अगर वो ये कह दे कि वो किसी क्राइम को रोकने के लिए, किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, उसको स्टेट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो उस वुमन को फॉलो करे, यानी स्टेट ने उस पर्सन को, उस मैन को ये अथॉरिटी दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम इस वुमन को फॉलो करो, इससे हमें किसी क्राइम के डिटेक्ट होने का पता लगेगा, कोई क्राइम डिटेक्ट होगा, कोई क्राइम प्रिवेंट होगा, तो उसको स्टॉकिंग नहीं बोलते। या वो मैन कह दे कि मैंने किसी लॉ के तहत या किसी लॉ के अंदर मेरे ऊपर ये ड्यूटी लगी है कि मैं उस वुमन को फॉलो करके कुछ चीज का पता लगाऊं, तो उसको स्टॉकिंग नहीं बोलेंगे। और तीसरी चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो कंडक्ट रीजनेबल और जस्टिफाइड लगे।
मतलब एक मैन एक वुमन को फॉलो कर रहा है और अगर उसके पास कोई रीजनेबल और जस्टिफिएबल रीजन होगा तो उसको स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। सपोज करो कि वो जो वुमन है, जैसे आजकल बड़े केस चलते हैं ना, ये शादी होती है, दुल्हन आती है और चोरी करके भाग जाती है सामान, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो। सपोज करो कोई वुमन ऐसा कर दे, शादी के 2 दिन बाद वो वुमन पूरे घर के जेवर लेके निकल ले। अब आप पुलिस कंप्लेन करोगे, पुलिस तो ढूंढ नहीं पाती है। आपको पता है, आपको कहीं वुमन दिख गई किसी दिन रोड पे तो आप उसको फॉलो करने लग गए कि ये कहाँ जाती है, किस दुकान पे जाती है, ये वो चोरी का सामान बेचने के लिए, इसने वो चोरी का सामान कहाँ बेचा। आप इस चीज के लिए लेके उसको स्टॉक करने लग गए। तो यहाँ पे आपकी जो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थितियां हैं, वो रीजनेबल है, जस्टिफाइड है। वो आपके घर से चोरी करके गई है, आप उसे फॉलो कर रहे हो इसलिए ताकि पता चले कि वो जेवर लेके कहाँ बेचने गई है, ताकि आप उस ज्वेलर पे भी केस कर सको चोरी का माल खरीदने के लिए और इस वुमन को भी पकड़ के पुलिस के हवाले कर सको। सो द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस इन विच यू आर स्टॉकिंग दैट वुमन आर रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, सो इट कैन नॉट बी सेड दैट यू आर स्टॉकिंग दैट वुमन। ठीक है, तो रीजनेबल और जस्टिफाइड एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस कि वो एक्ट जो है वो रीजनेबल या जस्टिफाइड है या नहीं। फर्स्ट कन्विक्शन हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का हो सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। सेकंड या उसके बाद वाला कन्विक्शन है तो इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक का हो सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। रिजॉइन कर लो, सेक्शन 355 शुरू करेंगे।